हेलो गाइज, वेलकम टू द फॉर्मर टाइम यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे जून 2011 का ये पेपर है, सी टेट का टीजीटी का पेपर है ये, उसको सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का क्वेश्चन है। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, या शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। तो जो बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना आवश्यक होता है शिक्षक के लिए, क्योंकि वो उसके अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन सही हो सकता है, लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है, बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है या सही है। तो जब पुरुष और स्त्रियों के बीच भेदभाव दिखाया गया है इसमें, तो यह लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? उस पर हमेशा नजर रखेंगे, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे, उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे, उसे समझाएंगे कि खिलौनों को तोड़ना नहीं चाहिए। और ऑप्शन 4 है, इरफान को खिलौनों से कभी भी नहीं खेलने देंगे। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा देंगे, ताकि वो उसके अंदर जो ये संज्ञानात्मक विकास है ये अच्छी तरह से पनप सके। तो उसका खिलौनों को तोड़ना और पुर्जों को देखना उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को दर्शाता है। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह खालिस्तान की ओर संकेत करता है। सीखने के लिए आकलन, आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना या सीखने का आकलन। तो ये करता है सीखने के लिए आकलन की ओर संकेत करता है। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि शिक्षार्थियों में न तो कोई समान विशेषताएं होती हैं और न ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। एक विषमरूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता और रुचि या प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचि और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है विषय वस्तु आधारित प्रश्न, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा, प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न। जो सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक होता है वो होता है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, शिक्षार्थियों को खालिस्तान के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतरिक्रिया करने में ये तो प्रोत्साहित करना चाहिए, तो ताकि उसमें सहयोगी अधिगम का प्रभाव बढ़े। अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने के लिए इसके लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने में ये इसके लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने में तो इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? मौखिक प्रश्न, प्रश्नोत्तरी और खेल दत्त कार्य तीनों हैं, लेकिन सत्र परीक्षा फॉर्मेटिव असेसमेंट में नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषताओं को विद्यार्थी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में देखा जाना चाहिए। शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के एक कारक के रूप में देखा जाना चाहिए, या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में देखा जाना चाहिए। तो जो भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 10 है, विद्यार्थियों को सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद खालिस्तान होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? जब उनकी समस्या का पता चल जाए तो उसका उपचार होना चाहिए, समुचित उपचारात्मक कार्य। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। तो सबसे अधिक गहन और जटिलीकरण समाजीकरण होता है किशोरावस्था के दौरान। ऑप्शन नंबर 1। अनुवांशिकता को खालिस्तान सामाजिक संरचना माना जाता है, गौण, गत्यात्मक, स्थिर या प्राथमिक। तो अनुवांशिकता एक स्थिर सामाजिक संरचना है। ऑप्शन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 13 है, पियाजे के अनुसार बच्चा इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सीखता है। तो जो 2 वर्ष तक होता है बच्चा, वो इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सीखता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? इसमें होगा विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। ये समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता। बाकी के तीनों ऑप्शन समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित करते हैं। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित होता है, उसे कहते हैं सीखने का व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंध होता है उसका। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? तनाव को नियंत्रित करना सिखाना, ये तो करना चाहिए। विशेष ध्यान के लिए उन्हें उनके समकक्षियों से अलग करना, नहीं, ये नहीं करना चाहिए। उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना, ये भी राइट है। गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना, ये भी राइट है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, उसे उनके समकक्षियों से अलग करना। छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? पठन गति और प्रवाह में कठिनाई, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, वर्ण और शब्द पहचान में कठिनाई। तो जो पठन गति और प्रवाह में कठिनाई होती है वो पठन कठिनाई का नहीं होता लक्षण। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, ये सही होता है। वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते, ये भी राइट होता है। वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, ये भी अभिप्रेरित बच्चे की विशेषता होती है। ये हमेशा सफल होते हैं, ये जरूरी नहीं है कि वे हमेशा ही सफल हों। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। शिक्षार्थियों का आत्म नियमन खालिस्तान की ओर संकेत करता है। विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियम बनाना, विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनियम, स्व अनुशासन और नियंत्रण, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। तो शिक्षार्थियों का आत्म नियमन अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की योग्यता की ओर संकेत करता है। निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? सीखना कुछ ऐसी चीजें हैं जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती हैं, ये बिल्कुल सही है, इसका लक्षण होता है। व्यवहार का अध्ययन सीखना है, नहीं, ये अकेला व्यवहार का अध्ययन ही सीखना नहीं है, बाकी सब भी सीखना है। अनअधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है, मतलब अनलर्निंग। सीखना एक प्रक्रिया जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। तो जो सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता वो है व्यवहार का अध्ययन सीखना है। सिद्धांत के रूप में रचनावाद दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो बहुत बुद्धिमान है, परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य हैं, पार्श्व लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है। तो जो सृजनात्मक शिक्षार्थी होता है वह पार्श्व लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा होता है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा होता है। ऑप्शन नंबर 1। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बाकी विकास क्रम, विकास की सामान्य क्षमता, वृद्धि और विकास के सिद्धांतों में भिन्न नहीं होते, विकास की दर में भिन्न होते हैं। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, पूर्व आवश्यकता। यह कथन सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती या निरंतरता। तो जो मानव विकास के सिद्धांतों पर आधारित है वो है प्रतिवर्ती। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है नियमित विद्यालयों में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध करवाना। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है?
सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। ये बिल्कुल राइट है। सीखने में किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता। नहीं जी, बिल्कुल प्रभावित होता है। सीखना मूल रूप से मानसिक प्रक्रिया है, मूल रूप से मानसिक प्रक्रिया नहीं है, ये भी गलत है। बच्चों के द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत करती है किसी तरह का सीखना नहीं हुआ। नई त्रुटियां यह संकेत करती है उसने सीख तो लिया लेकिन कुछ गलती हुई है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये सीखने के बारे में सही है कथन। 29 नंबर क्वेश्चन है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षार्थी की उपलब्धि को मापना, यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना, शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना। तो जो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए वो होता है सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। पूर्व पाठों को दोहराने का एक प्रभावी तरीका है। यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है जिससे सीखना सुदृढ़ होता है। यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। तो सबसे अच्छी तरह से समझेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये साइकोलॉजी का पार्ट 30 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट होते हैं। आगे एसएसटी का है, तो चलिए एसएसटी का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा बाजार शब्दावली की व्याख्या करता है। एक दुकान जहां उद्योगपतियों द्वारा निर्मित वस्तुएं बेची जाती हैं। एक उद्योग द्वारा उत्पादित एक खास किस्म की वस्तु का संभावी व्यापार। एक मॉल जो उत्पाद बेचता है। एक स्थानीय जगह है जहां उद्योग स्थापित करने के अनुकूलित प्रेरक स्थितियां होती हैं। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो बाजार है वहाँ होता है एक स्थानीय जगह जहाँ उद्योग स्थापित करने के अनुकूलित प्रेरक स्थितियाँ होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है। जो प्राथमिक गतिविधि है वो कृषि भी है, मछली पालन भी है, खनन भी, लेकिन व्यापार नहीं है, ये द्वितीय गतिविधि में आता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। PHC का क्या अर्थ है। पब्लिक हेल्थ सेंटर। यदि जून में लंदन में सुबह 10 बजे हैं तो भारतीय मानक समय होगा। जो लंदन के मानक समय से भारत का मानक समय 5.5 घंटे आगे है, तो 10 में 5.5 जोड़ देंगे तो 3.30 मतलब 3:30 बजे होंगे भारत में। आगे ये पैसेज दे रखा है, इस पैसेज को पढ़ लेना। एक मिनट भी ये वीडियो रोक के और इस पैसेज को पढ़ लेना। इस पैसेज के ऊपर क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है इस पर। महिलाओं के अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए अनुच्छेद के आधार पर गलत है। स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़ने के लिए सभी समुदायों से अनेक महिलाएं आगे आई, ये सही है। महिलाओं को राष्ट्रीयवादी नेताओं का समर्थन प्राप्त हुआ, ये भी बिल्कुल राइट है। महिलाओं के लेखन को सराहा नहीं गया, नहीं महिलाओं के लेखन को सराहा भी गया, ये गलत है। अब महिलाओं ने अपने राजनीतिक अधिकारों सहित अपने अधिकारों की मांग के लिए आवाज आंसर होगा। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं द्वारा प्रयुक्त रणनीति से संबंधित ऊपर दिए गए सारांश के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बेहतर निष्कर्ष निकाला जा सकता है। राष्ट्रवादी नेताओं ने महिलाओं को उनके अधिकार दिलवाने के लिए समर्थन मांगा और वादा किया कि स्वतंत्रता के बाद उन्हें वोट देने का अधिकार भी दिलवाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। संरचना और व्यवहार की वह प्रणाली जिसमें पुरुष स्त्री पर अपनी प्रधानता दिखाता है, उसे उत्पीड़ित करता है, शोषित करता है, यह क्या कहलाती है। तो यह कहलाती है पितृसत्तात्मक। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशस्ति के बारे में गलत है। राजा की प्रशंसा करने और उनका संरक्षण पाने के उद्देश्य से ये ज्ञानी कवि विद्वान व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है, बिल्कुल सही है। प्राय राजा इन्हें स्वयं लिखा करते थे, नहीं ये गलत है, उनके राजकवि लिखते थे प्रशस्ति को। ये जिस काल से संबंधित है उस काल के इतिहास के मूल्यवान स्रोत हैं, ये भी बिल्कुल राइट है। प्रशस्ति में शासक या राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया जाता था, ये भी बिल्कुल सही है। तो गलत ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञापन का उद्देश्य नहीं है। जो व्यक्तिगत वाणिज्यिक लाभ के लिए सामाजिक तंत्रजाल वाली साइटों पर उत्पादों का विज्ञापन देना, ये उद्देश्य नहीं है। बाकी सामाजिक तंत्र और सामाजिक समूह को लक्ष्य बनाना,
जनसाधारण के सदस्यों को ऐच्छिक सामाजिक गतिविधियों में व्यस्त करने रहने तो भी प्रेरित करना। चूंकि व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं इसलिए उनकी अभिव्यक्ति और मानसिक धारणा को बदलना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ये इसका उद्देश्य नहीं होता। 19वीं शताब्दी के दौरान किस विकास ने बड़े पैमाने पर सामाजिक रीति रिवाज और व्यवहार के बारे में वाद विवाद और चर्चाओं को सुगम बनाया? रंगमंच, रेडियो, चलचित्र या पत्रिकाएं? तो 19वीं शताब्दी में पत्रिकाएं थी। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए अपनी धर्मपरायणता घोषित करने तथा अनुयायी बनाने के लिए प्राय उन व्यक्तियों और समूहों द्वारा मंदिरों और अन्य धार्मिक भवनों का निर्माण करवाया गया जो शक्तिशाली बन रहे थे। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। राजा राममोहन राय जैसे समाज सुधारक स्त्रियों के विरुद्ध प्रचलित सामाजिक अन्याय के बारे में प्रचार प्रसार के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग करते थे? वे सरकार के प्रभाव का प्रयोग करते थे, अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठों में से श्लोक या वाक्यों का प्रयोग करते थे, वे लोकप्रिय राष्ट्रवादी नेताओं की सहायता लेते थे, या वे लोकप्रिय सामाजिक वातावरण की सहायता लेते थे। तो जो धार्मिक पाठ होते थे उनमें से श्लोक और वाक्यों का प्रयोग करते थे। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कृषि, फसल उगाना और खेती करना, ये मिलान चिन्ह करने हैं। इसमें आएगा कृषि का फसल उगाना और खेती करना। उद्यान कृषि क्या होती है? फूल, फल और सब्जियां उगाना। मत्स्य पालन होता है मछली पालन। और द्राक्षा कृषि होती है अंगूरों की खेती। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ज़्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी थी क्योंकि वे उनका समृद्धि और शक्ति को प्रदर्शित करते थे। शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे। ये उनके समृद्ध योद्धा परंपराओं के प्रतीक थे, या इनके आसपास लकड़ी, ईंट और पत्थरों की उपलब्धि थी। तो जो ज़्यादातर महाजनपद थे उनकी मजबूत किलेबंदी होती थी क्योंकि शासकों को आक्रमण का भय होता था और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे। उद्योगपति उद्योग स्थापित करते हैं जब वे अनुकूल सरकारी नीतियां पाते हैं। बाकी कस्बे विकसित करना, सरकार द्वारा उपलब्ध करके प्रोत्साहन से उनका लाभ कम हो, ये तो गलत होगा। वे अपने मूल स्थान को विकसित कर सके, ये भी गलत होगा। सेकंड ये है कि उद्योग स्थापित कर सकें उसके लिए कस्बों का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सबसे बढ़िया होगा वे अनुकूल सरकारी नीतियाँ पाते हैं। लगभग 3900 वर्ष पूर्व प्रारंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कई कारणों से समाप्ति की कगार पर आने लगे। निम्नलिखित में से कौन सा उन कारणों में से एक कारण नहीं है? जंगलों के विनाश और बाढ़ के कारण नगर नष्ट हुए। बिल्कुल राइट है, ये कारण है इसका। मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों द्वारा चारागाह और घास वाले मैदानों को चराने में मृदा नष्ट हो गया, ये इनके समाप्ति का कारण नहीं है। नदियाँ सूख गई जिसके कारण नगर समाप्त हो गई, ये भी इनकी बर्बादी का कारण है। नगरों के बीच आपसी प्रतिद्वंद्विता और लड़ाई हुई, ये भी राइट है। तो ये कारण नहीं है, ऑप्शन नंबर 2। 46 नंबर क्वेश्चन हो चुका हमारा। आगे 47 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्थानांतरीय कृषि को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा? उनके कृषि उत्पादों में गिरावट आई, उनकी गतिविधि प्रतिबंधित हो गई थी, बेरोजगारी या शोषण? तो समस्या का सामना करना पड़ा ये था, उनकी गतिविधि प्रतिबंधित हो गई थी। मध्यकालीन भारत में मंदिरों को वास्तुकला के केंद्र के रूप में जाना जाता था। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, गजनी में सुल्तान महमूद द्वारा सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के पीछे कौन सा मुख्य कारण था? उसने मंदिर की वास्तुकला पसंद नहीं थी? नहीं, ये इसका कारण नहीं था। उसने इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश, सोमनाथ का एक शिव मंदिर था और वो इस्लाम को फैलाना चाहता था, इसलिए उसने उसको नष्ट कर दिया था, ये उसका मुख्य कारण था। वह किसी अन्य उद्देश्य के लिए मंदिर का प्रयोग करना चाहता था, ये भी गलत है। उसने उसका और कोई उद्देश्य नहीं था। वह वहाँ एक महल बनाना चाहता था, ये भी गलत है। उसने कोई महल नहीं बनाया वहाँ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है? वे प्राय ताड़पत्रों पर लिखी गई थी। वे जिस काल को प्रदर्शित करती हैं उस काल का मुख्य स्रोत हैं। वे हस्तलिखित हैं और उसकी मुद्राएं मुद्रित की गई हैं। कुछ हस्तलिपियाँ पत्थर या धातु पर उकेरी गई थी। तो ये फर्स्ट 3, 4 तीनों ठीक है, लेकिन सेकंड उस काल का मुख्य स्रोत थी, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
आगे एक ये पैसेज है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ रखे इन्होंने, 3 क्वेश्चन पूछे हैं ये। आप 1 मिनट वीडियो रोक के इस पैसेज को पढ़ लें और उसके बाद इनके क्वेश्चनों का आंसर दें। इस अनुच्छेद में तालमेल नहीं बैठा पाता वाक्यांश किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? तो वास्तविक जीवन में क्या होता है और पाठ्य पुस्तकों में वे क्या पढ़ते हैं? बच्चे इनमें संबंध नहीं जोड़ पाते। तो तालमेल नहीं बैठा पाना का ये इस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु की नीरस और उबाऊ प्रस्तुति को शिक्षक वास्तविक जीवन के उदाहरणों और किस्सों पर वाद विवाद और चर्चा के द्वारा जीवंत बना सकता है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रमों की कक्षा में संपादित करने के लिए सबसे बेहतर शिक्षा शास्त्रीय अभ्यास को निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है? शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को युवा संसद में शामिल करती है और वास्तविकता में क्या देखते हैं इनके साथ पाठ्यपुस्तक में दी गई विषय वस्तु का आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए प्रेरित करती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। भारत में प्रभावी प्रशासनिक और विकसित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किसे अपनाया? सर्वेक्षण करने की प्रथा, भू राजस्व संग्रहण करने की प्रथा, स्थानीय जनसंख्या का शोषण करने की प्रथा और सैन्य अभियान। तो जो प्रशासनिक प्रथा को विकसित करना था वो था भू राजस्व संग्रहण करने की प्रथा। ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित आरेख में से कौन सा तीर दक्षिण पूर्व दिशा को दर्शाता है? तो इसमें सबसे जो ऊपर की दिशा होती है वो उत्तर होती है, सबसे नीचे की दिशा दक्षिण होती है, जो दाएं तरफ की दिशा है वो पूर्व होती है और बाएं तरफ की पश्चिम होती है। तो इसमें दक्षिण और पूर्व पूछ रखा है, तो दक्षिण इसमें है ई और पूर्व इसमें है सी। दक्षिण पूर्व हो गया डी। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जल संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? वन अथवा वनस्पति आवरणों के द्वारा भूमिगत जल के स्तर को सुधारा जा सकता है। पृष्ठीय प्रवाह को नियंत्रित करना जल संरक्षण तरीकों में से एक है। स्प्रिंकलर वाष्पीकरण को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करते हैं। जल एक अनवीकरण संसाधन है। नहीं, ये गलत है, जल एक नवीकरण संसाधन है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 50 परिवार निकला है पर स्टार्ट किया हुआ है। तो जून वाले पेपर में चलते हैं। इसमें वो जनवरी वाला निकल गया था नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। एक मिनट रोकना। एक मिनट होल्ड करना, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, निकला है। तो हमने 56 नंबर क्वेश्चन कर लिया है। जल संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। एक मानचित्र एक ऐसे पैमाने का प्रयोग करता है जिसमें मानचित्र में 1 सेंटीमीटर धरती पर 20 मीटर के बराबर है। यदि मानचित्र पर 2 स्थानों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है तो उनके बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी? जब 1 सेंटीमीटर 20 मीटर के बराबर है तो 5 सेंटीमीटर 20 पंजे 100 मीटर के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 19वीं शताब्दी के मध्य ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 कालों में बांटा: हिंदू भारत, मुस्लिम भारत और ब्रिटिश भारत। इस विभाजन का क्या आधार है?
तो यह इस विचार पर आधारित है कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिकीकरण को पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग शिक्षिकाओं द्वारा प्रदर्शित निम्नलिखित शिक्षा शास्त्रीय उपागमों में से कौन सा सबसे उचित है? तो सबसे उचित उपागम होगा शिक्षिका शिक्षा शास्त्र के बहु उपागमों से परिचित है और वह अवधारणाओं को प्रदर्शित करने के लिए नज़दीकी क्षेत्र के उद्योगों का भ्रमण कराने की योजना बनाती है, समूहों में मुद्दों पर चर्चा और वाद विवाद करवाती है और बाद में पूर्ण रूप से उपसंहार करते हुए निष्कर्ष निकालती है। तो ये सबसे उचित तरीका होगा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नील खेती के 2 मुख्य प्रणालियां थी, निजी और रैयती, खरीफ और रबी, निजी और सीढ़ीनुमा, निज और कीज। तो ये था निज और रैयती, ऑप्शन नंबर 1। आगे ये पैसेज दिया है और इस पैसेज के ऊपर 2 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका पैसेज के ऊपर है 61 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त सारांश के सार को सबसे बेहतर तरीके से संप्रेषित करता है? तो जिस तरह से विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाता है वह उन्हें सामाजिक विज्ञान को गंभीरता से लेने में उत्साही नहीं बनाता है। इस पैसेज के ऊपर ये ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। उपरोक्त सारांश में प्रयुक्त अनुपयोगी विषय का संदर्भ क्या है? तो जो अनुपयोगी विषय है वह सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करने से अच्छा पैसा देने वाली नौकरियां और भौतिक संपदा प्राप्त नहीं होगी, ये अनुपयोगी विषय है। बाकी के 3 सामाजिक विज्ञान एक विषय जो इसमें उपयोगिता के लिए नहीं सीखा जाता, सामाजिक विज्ञान एक नीरस और कठिन विषय जिसका शिक्षिका और शिक्षार्थियों के लिए कोई उपयोग नहीं है, सामाजिक विज्ञान के पास मानव सभ्यता में सुधार के लिए कुछ नहीं है, ये गलत है। बाकी जो अनुपयोगी विषय के बारे में पूछ रखा है वो है ऑप्शन नंबर 1। आप कक्षा में 8वीं में विद्यार्थियों को विविधता में एकता पढ़ा रहे हैं। आप विद्यार्थियों को प्रभावी तरीके से अवधारणा समझाने के लिए निम्नलिखित में से किस गतिविधि को करेंगे? हमारे देश के नृत्य विभिन्न प्रकारों पर फीचर प्रस्तुत करना और उनमें निहित समानता और अंतरों का मूल्यांकन करना। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इससे विविधता में एकता निकलती है। NCERT के सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्यपुस्तकों का उपागम है अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए केस अध्ययन और कथाओं का प्रयोग करना। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च ज्वार के कारण होने वाला लाभ नहीं है? तो इनसे विद्युत उत्पन्न की जाती है, ये लाभ नहीं है। बाकी पर्यटनों को ये आकर्षित करता है, नौ संचालन सरल होता है, मछली पकड़ने में भी सहायता करता है, ये तीनों ही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के आलोचनात्मक चिंतन कौशल को विकसित करने में मदद करेगा? महिलाओं के कार्यों पर दुगना बोझ ये करेगा। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन है, ये पैसेज दे रखा है। इस पैसेज के ऊपर ये 2 क्वेश्चन हैं। रोष नाराजगी उचित है क्योंकि शिक्षिका की अभिवृत्ति सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक असमानताओं को जारी रखती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। प्राथमिक सामाजिकरण है प्राथमिक स्तर पर सामाजिक संपर्क। सामाजिक विज्ञान में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझने में सहायता करेगा? ये करेगा सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है। खनन को प्राथमिक क्रियाकलाप क्यों कहा जाता है? इसमें भूमि के प्राकृतिक संसाधन है। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 19वीं शताब्दी के दौरान अधिक शिक्षित महिलाओं को स्कूल भेजने के बजाय उनके उदारवादी पिताओं तथा पतियों ने उन्हें स्कूल भेजने के बजाय घर पर पढ़ाया। क्यों पढ़ाया? क्योंकि लड़कियों को घर पर पढ़ाने से पुरुषों को बहुत खुशी होती थी। लड़कियों को स्कूल पहुंचने के लिए सार्वजनिक स्थानों से गुजरते हुए यात्रा करनी पड़ती थी और उनकी सुरक्षा एक चिंता थी। उस समय इस बात का डर था कि स्कूल लड़कियों को घरेलू कार्य करने से रोकेगा। लोगों को भय था कि स्कूल लड़कियों को घर से दूर ले जाएंगे। तो इन्होंने इसलिए नहीं, सही प्रकरण नहीं है। बाकी के तीनों तो हैं, लेकिन लड़कियों को घर पर पढ़ाने में पुरुषों को खुशी नहीं मिलती थी, ये तो गलत है। बाकी 2, 3, 4 इन कारणों से जो ऑप्शन में दिए हुए हैं, इन कारणों से वे उनको नहीं पढ़ाते थे। तो ये लंबा वीडियो हो जाएगा ज़्यादा। अगला पार्ट हम इसका अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आशा करती हूँ आपको ये फर्स्ट पार्ट इसका समझ में आया होगा। थैंक यू।